ये बहुत शर्म की बात है और मैंने हमेशा मेरे पिछली बार भी मैंने सांसद कोटे से 1 करोड़ रुपए, एक सांसद को 5 करोड़ मिलते हैं पूरी 500 पंचायतों के। मैंने उसमें से भी 1 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि होती है, मैंने जिला अस्पताल को दी। उन्होंने वाटर टैंक मांगा, ट्रांसफार्मर मांगा, मैंने हर चीज दी और फिर भी उसके बाद में भी सरकार की सबसे बड़ा विफलता का प्रतीक है। डेवलपमेंट रिफॉर्म लाने से होगा। आपने जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे ना, कभी भी डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा। आज ऐसे बुरे हालातों में हमारा मजाक बनाए चूरू जिले का, चूरू शहर का, पूरे राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में बनाए कि जहां टॉर्च ऑपरेशन में समझता हूं कि डिपार्टमेंट को बैठना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम MP MLA के पास आने चाहिए और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी बेवकूफी भरे काम ना हो। 1 करोड़ रुपए की पेमेंट देने के बावजूद भी अगर आपके पास लाइट नहीं है तो मैं समझता हूं डिपार्टमेंट को तो शर्म हाशिए पर आ गया। डिपार्टमेंट कोई काम करने को तैयार नहीं। अगर आपने सांसद 1 करोड़ रुपए मांगे थे तो आपने किस चीज के लिए पैसे मांगे थे? अगर आपके पास में एक लाइट की व्यवस्था नहीं तो आप पहले जनरेटर सेट मांगते, 20 लाख में आ जाता जनरेटर सेट आपका। तो मैं समझता हूं डिपार्टमेंट की विफलता है और ये रिफॉर्मेट लाने पड़ेंगे। ग्राउंड पे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, टंकियां नहीं बन रही, आपने पानी के कनेक्शन तक नहीं करा पा रहे, हाँ, और कागजों से कुछ पूर्ति हो जा रही है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पब्लिक फेलियर है। मुख्यमंत्री महोदय से हम इतना कहना चाहेंगे, आप विदेश जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, पर बेसिक ढांचे को जब ठीक नहीं करोगे तो लोग कि आप जितनी भी स्कीमें लॉन्च कर रहे हो, स्कीमों का कंप्लीशन कभी भी ग्राउंड पर हो नहीं पा रहा है, आज भी कनेक्ट नहीं है। आज आप देखिए हमारे चूरू के अंदर 3 ROB में लेके आया, 1.5 साल टेंडर का हो गया, न भारतीय रेल और PWD डिपार्टमेंट में बैठ के बात करने की कोई सुनने की भी नहीं है। ऐसे कैसे विकास पहुंचे? देखिए रिको रैशनलिटी से बात करनी पड़ेगी। रिको का बोबड़ा इंडस्ट्री सदाश्रम में कटा, एक भी प्लॉट बिका नहीं आज तक वहां पे, क्योंकि जो रेट आपकी है उससे आधी रेट के अंदर मार्केट में आपको जमीन मिल जाती है। और जब सरकार प्लानिंग कर रही थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के मीटिंग की जाती, सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के मीटिंग की जाती कि चूरू के अंदर MPs MLA जनप्रतिनिधि शामिल होते, सभी बिजनेसमैन शामिल होते, हमें प्लान बनाते हैं क्या चाहिए। आपको पता, आपको मैं बताऊं कि चूरू के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर हमारी सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जा रही है। हमारे पास में अबेंडेंस मात्रा के अंदर बड़ी मात्रा में हमारे पास में LPG LNG और CNG होगा आने वाले समय में, जिसका राजगढ़ में टर्मिनल बन रहा है। ये हमारा कोशिश, उस समय कलेक्टर को हमने ये बात कही थी कि आप एक पार्ट ऑफ फंड का हिस्सा जहां माइनिंग एक्टिविटी हो रही है वहां दे दीजिए और एक पार्ट का हिस्सा वहां दे दीजिए जो हमारे सबकी एक राय थी कि जहां पे सरकार का पैसा लगने में अक्षम है। जैसे हमारा चूरू का टाउन हॉल था, उसके लिए कलेक्टर ने खुद ने सभी की राय भी थी MLA MPs की कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। पर हमारा बेसिक, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा ये रहा है कि हमारी माइनिंग एक्टिविटी सुजानगढ़ में और रतनगढ़ में ज्यादा होती है, तो उनको पैसा ज्यादा दिया जाए ताकि वहां पे बेसिक जो गांव वालों की जो सिरकोसिस हमारी बीमारी है, जो माइनिंग के कारण जो रद्दा उड़ता है उसकी बीमारी होती है, उसके ऊपर उनका इलाज हो सके। फोकस हमारा यही है। ये पैसा कम था इसलिए सोचा ये गया कि नेक्स्ट टाइम पे बाकी जो 2 तहसील हमारी रहेगी हैं उनको हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, बाकी अगली बार 2 कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो सके। जनता ने इस बार जो आशीर्वाद जिन लोगों को नहीं दिया, जिनको रातों की नींद उनकी उड़ी भी है और सारा दिन गांव में ढूंढते घूम रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग पत्थर लगाएं। हमने चुनाव में भी कहा था कि 34 साल का सफर रहेगा, एक बिग टिकट प्रोजेक्ट तो दिखा दो जो चूरू में आपने बनाया हो। पत्थर खुद के कार्यकाल में लगाते तो अच्छे लगते, औरों के कार्यकाल में हुए काम। रमसा समसा के पैसे हम लेके आए, 800 स्कूलों का, 800 स्कूलों में कमरे, 800 कमरे स्कूलों के अंदर लेके आए। चूरू जिले के अंदर 1750 कमरों की आज भी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कोई भी संवैधानिक पद हाथ में नहीं और वो पत्थर लगा उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, दबाव में ले रहे हैं स्कूल प्रशासन को और उनके साथ में काम करके पत्थर लगाने का काम करते हैं। हमने कलेक्टर कह दिया, हम इस काम कोर्ट के साथ नहीं करना चाहते। अगर आपने नागौर के अंदर ये फैसला लिया कि अपने सरपंच को हटाने का काम किया तो आप यहाँ पर भी उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए और ऐसे लोग जो वहाँ पे इन प्रोग्राम को करा रहे हैं उनके खिलाफ में एक्शन लीजिए। कि हिंदुस्तान के अंदर 40,000 करोड़ से ऊपर का झींगा एक्सपोर्ट होता है और हिंदुस्तान के अंदर इनलैंड फिशरी का भारत सरकार का 15,000 करोड़ का बजट था। इनलैंड फिशरी जो माने समुद्र से हटकर है और चूरू जिला राजस्थान के अंदर इसमें एक अव्वल पोजीशन में बैठता है। हमारे और हरियाणा के, गुजरात के किसान के अंदर 12-12 लाख का इम्पैक्ट है और इस बात के ऊपर किसान को आपने मार दिया। पता है पिछले 1 साल के अंदर, इस 11 महीने के अंदर 150 से ऊपर झींगा प्लांट बंद हो चले गए। सबसे बड़ा मुद्दा आज के तारीख में DAP की सप्लाई का है। सरकार की 3500 टन की चूरू जिले की DAP की रिक्वायरमेंट थी, जिसको सरकार आधा भी पूरा नहीं कर पाई। सरकार के अलग अलग न्यूज पेपर के मार्फत से पता लगता है कि सरकार को DAP की सप्लाई नहीं हुई है। मैं खुद भारत सरकार के अधिकारियों से मिलकर आया था, उनका मानना यह था कि जितनी भी सप्लाई उनके
उनकी डिमांड थी। हाँ, डिमांड के अंदर हमने कुछ मटेरियल की सप्लाई कम दी है। उसके उपरांत भी उनके पास में अवेलेबल स्टॉक बहुत ज्यादा है। उस स्टॉक को भी उन्होंने कम्प्लीटली बांटा नहीं। सरकार के स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बहुत गलत है। उसके कारण हमारे को काला बाजारी होती है, किसान को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये मुद्दे को लेकर ही चर्चाएं हमेशा चलती आई, इसलिए हमने 12 महीने पहले ही चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर सादुलपुर स्टेशन के ऊपर हमने हमारा खुद का रैक पॉइंट बनवा लिया था। हमारा रैक पॉइंट अभी सूरतगढ़ और लालगढ़ से सप्लाई होती थी। मैं खुद कमिश्नर एग्रीकल्चर से मिलकर आया था जयपुर। मैंने कहा था कि आप हमारे रैक पॉइंट को यूज करिए, चूरू का मटेरियल चूरू में ही आए। एक रैक में 4000 टन मटेरियल आता है और 4000 टन की ही चूरू की रिक्वायरमेंट है। हम किसी और पर निर्भर क्यों रहें? पर सरकार ने न कभी आंख खोली और यूरिया की डीएपी की सप्लाई न हमें मिली और इसलिए हमारा शॉर्टेज भी रहा। और अब नवंबर के महीने में भी हमें मटेरियल चाहिएगा और सरकार इस बारे में बिल्कुल सोई हुई है। किसान दर बदर भटक रहा है और महंगी रेट में उसको डीएपी खरीदनी पड़ रही है। तो हमने सरकार को ये चेताया इस बात के लिए कि इसकी सप्लाई को आप मैनेज करवाइए और साथ साथ में सादुलपुर के रैक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए चूरू की सप्लाई चूरू से ही हो, हम डिपेंडेंट किसी पे ना हो, इसके लिए कहा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मूंग की परचेजिंग हुई। टोकन में सरकार ने पूरा प्रचार प्रसार नहीं किया। अचानक से पोर्टल खुला और पोर्टल के अंदर उसमें 2 दिन के या 3 दिन में पोर्टल बंद हो गया। 75% से ऊपर किसान इससे वंचित रह गया क्योंकि इसमें कैपिंग थी कि मैक्सिमम 25 क्विंटल लेंगे। सरकार एक तरफ तो क्लियर ये बात करती है कि हमने मूंग की परचेज एमएसपी में हम परचेज कर रहे हैं, पर वो परचेजिंग पूरी किसान की तो होती नहीं। आप उसकी फसल ही पूरी नहीं खरीदते, उसके बावजूद भी 25 क्विंटल का ही कैपिंग है। और उस कैपिंग के अंदर भी सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण आपने तहसील लेवल को उसका एक बेंचमार्क मान लिया कि तहसील लेवल पे जो पैदावार होगी उसका 25% ही हम हिस्सा लेंगे। तो ये तो फिर कई गांव क्या हमारे 80% से ऊपर गांव रह गए और उस पोर्टल न खोलने के कारण आज किसान वंचित है। 2000 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल का फर्क है बाजार के भाव में, एमएसपी के भाव में। सरकार वाई लूटना चाहती है एमएसपी में नाम देकर, पर खरीदारी होती नहीं है। इसलिए हमने कहा डिमांड करिए। मैं कल भी अधिकारियों से दिल्ली मिलकर आया था कि आप हमारे को 3 दिन का टाइम और पोर्टल का खोलने का दिया जाए ताकि किसानों की मूंग की परचेजिंग हो सके। एमएसपी के ऊपर बाजरे की परचेजिंग सरकार ने करी नहीं। मिलेट ईयर के नाम से बातें सरकार करती आई। राजस्थान बाजरे का कोई सेंटर ही नहीं खोला और वो इसके कारण किसान को अपना भाव सस्ते भाव में बाजार में माल बेचना पड़ा। ये हमारी एमएसपी की खरीद के ऊपर सरकार से बात रही है। और सबसे अहम मुद्दा जो हमारा चूरू लोकसभा क्षेत्र का और चूरू जिले का भी है वो हमारे बीमा का है। बीमा के हमारे 3 बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमने सरकार को चेताने का काम किया है। एक 2023 करीब का बीमा जिसको बीमा कंपनी ने शिकायतें दर्ज करवा रखी हैं, उसकी शिकायतों को कलेक्टर ने सुना, कलेक्टर ने निस्तारण कर दिया। फिर बीमा कंपनी स्टेट में चलेगी। स्टेट के आज तक 1 साल हो गया है, अभी तक सरकार ने स्टेट के अंदर कोई भी बीमा की समस्या को सुनने का काम ही नहीं किया। और 23-24 रबी का न तो कोई आपत्ति है न कोई समस्या है, पर सरकार 1 साल से हो गया ऊपर अपने हिस्से का पोर्टल के ऊपर अपने हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं करवा रही। प्रीमियम जमा न करवाने से किसानों को अपना क्लेम मिल नहीं रहा। करीब 250-300 करोड़ का क्लेम 2023-24 रबी का चूरू लोकसभा में आना है, पर सरकार की नाकामी के कारण आज किसान दर बदर भटक रहा है। और 2021 का जो क्लेम हम जिसके लिए लड़ते आए काफी समय से, स्टैक भी बैठा, स्टैक ने फैसला लिया कि हाँ ये पहले वाला फैसला गलत हुआ है, किसानों को प्रीमियम क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था। वो अपना फैसला भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार से संतुष्ट नहीं हुई। भारत सरकार ने फिर कोई जवाब लिख के मांग लिए। वो जवाब आज राजस्थान सरकार के पास पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार उनके ऊपर कोई जवाब दे नहीं पा रही और ये एक कभी इधर कभी उधर करते करते आज 8-9 महीने से मार्च में फैसला लिया गया था स्टैक के द्वारा कि चूरू जिले के किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाए। उसका फैसले का आज तक निस्तारण भारत सरकार के लेवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहां के अधिकारी कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने जवाब नहीं दिया। राजस्थान के अधिकारी कहते हैं कि भारत सरकार के पास फाइल पड़ी हुई है। इसी उल्टा पुल्टी में किसान हमारा बड़ा भारी परेशान और हमने इस बारे में भी सरकार को चेताने का काम किया है। बिजली और पानी का मुद्दा आरडीएसएस के एग्जीक्यूशन का है। 2022 में टेंडर हुए थे और आज तक काम पूरे नहीं हुए। किसान को बिजली टाइम पे मिल नहीं पा रही। बुआई का सीजन चल रहा है। 48,000 डानियों में विद्युतीकरण करना है, जिसके अंदर आज गवर्नमेंट ने 6,000 डानियों कोटा दिया चूरू को। आज 1.5 साल हो गए, 400 डानियों में भी कनेक्शन नहीं कर पाए और बिजली के ऐसे बुरे हालात। उसके ऊपर से सरकार की हेड देखिए
कि एक आम किसान के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की पर्ची काटने का काम किया जा रहा है। ट्रैक्टर के मार्फत से सरकार को चुकाने का काम किया है कि हम किसानों को और एक आम जन की आवाज को दबने नहीं देंगे। उसके लिए हम जो भी होगा हम रोड पर इसके ऊपर लड़ने के लिए पूरे बिल्कुल तैयार हैं।